हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का राजनीतिक सिद्धांत बुक है। उसका चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है नागरिकता। इस चैप्टर को हम नोट्स की तरह करेंगे। तो कुछ हम जो चैप्टर में दिया हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे नोट्स की तरह करेंगे। जो व्यक्ति राज्य का सदस्य हो और जिसे राज्य की ओर से कुछ अधिकार मिले हों तथा राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी रखता हो, उसे हम नागरिक कहते हैं। ठीक है। किसी राज्य अथवा देश की पूर्ण सदस्यता ही नागरिकता कहलाती है। यहाँ पर हम नागरिकता का अर्थ समझेंगे। किसी राज्य अथवा देश की पूर्ण सदस्यता मतलब आपको हर चीज़ का सदस्य माना जा रहा है, चाहे वो वोटिंग हो, चाहे वो रहने का अधिकार हो, बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, तभी हम उसे नागरिकता कहेंगे। नंबर 3, नागरिकता से अभिप्राय एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता। राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ ही कुछ अधिकार भी दिए हैं, इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर स्वयं को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं। हम अपने आप को जैसे भारतीय कहते हैं तो हम कब कहते हैं? क्योंकि हमें भारतीय होने के नाते भारत से ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं, इस देश से कुछ अधिकार मिले हुए हैं हमें, तो जिस वजह से हम कहते हैं। जैसे कि हमारा अपना एक झंडा है, हमारा अपना राष्ट्रगान है, बहुत सारे अधिकार हैं। खैर, आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से तब समझ में आएंगे जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी। पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ समझना होगा कि विदेशी किसे कहते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं और अस्थायी रूप से दूसरे देश में आए हुए होते हैं, उनको विदेशी कहते हैं। मतलब हम नागरिक तो किसी और देश के हैं, लेकिन रह रहे हैं किसी और देश में, चाहे वजह कोई भी हो, किसी और देश में अस्थायी रूप से मतलब कि हम वहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह रहे, कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं और फिर अपने देश वापस चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को विदेशी कहते हैं। संपूर्ण और समान सदस्यता का क्या मतलब है? तो संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब होता है, इसका अभिप्राय है, नागरिकों को देश में जहाँ चाहे रहने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, काम करने का अधिकार हो और समान अधिकार व समान अवसर मिले। मतलब अगर किसी को अपना कोई टैलेंट दिखाना है तो सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, सबके समान अधिकार होने चाहिए, चाहे वो पढ़ने का अधिकार हो, चाहे वो कहीं रहने का अधिकार हो। अगर सबको समान अधिकार प्राप्त हैं तो और उसको कहीं पे भी आने जाने की आज़ादी है, पूरे देश में कहीं पे भी पढ़ने लिखने रहने की आज़ादी है, और जो अधिकार सभी नागरिकों को दिए जाते हैं वो सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो उसे कहते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता। इसके बाद हम आते हैं प्रवासी पर। प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासी उन लोगों को कहा जाता है जो काम की तलाश में, जो लोग एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर या शहर से गांव, कहीं से कहीं पर भी जाते हैं। मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कई बार एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? वो काम की तलाश में जाते हैं, मतलब अपना रोज़गार कमाने जाते हैं, और फिर वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनका जो ठिकाना होता है वो वहाँ नहीं होता। उनका जो घर होता है वो अपना खुद का घर होता है, लेकिन काम की तलाश में वो कहीं और जाके खाते कमाते हैं या फिर वहाँ रहते हैं या फिर डेली का अप डाउन करते हैं, डेली आते जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रवासी कहते हैं। निर्धन प्रवासियों का अपने अपने क्षेत्र में उसी प्रकार स्वागत नहीं होता जिस प्रकार कुशल और दौलतमंद प्रवासियों का होता है। जो निर्धन प्रवासी जैसे कि मजदूर होते हैं, ठीक है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो या फिर छोटा मोटा काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे गाड़ी साफ़ करना है या किसी के यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम करना है, बच्चे संभालने इस तरीके के, या बर्तन धोने हैं, तो ऐसे लोगों का उस तरीके से स्वागत नहीं होता क्षेत्र में। अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं और काम कम होता है तो लोग उनको अपनाना बंद कर देते हैं, उनको भगाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए हैं और काम कम हो गया। जबकि जो कुशल, जो टैलेंटेड लोग होते हैं और दौलतमंद होते हैं और किसी ऊंची पोस्ट पर लगे हुए होते हैं, ऐसे बंदे अगर किसी के क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है, क्योंकि लोग खुश होते हैं कि ऐसे टैलेंटेड बंदे उनके यहाँ पर आए हैं। प्रतिवाद। इसके बाद हम आते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर पहले प्रतिवाद का मतलब समझते हैं। प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध। तो हमारे संविधान में एक कानून है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका मतलब होता है कि किसी भी मजदूर को
किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी नागरिक को, बशर्ते वो यहाँ का नागरिक होना चाहिए, कहीं पे भी आने जाने और रहने की स्वतंत्रता है। कहीं पे भी आने जाने से मतलब है जो जगहें लीगल हैं गवर्नमेंट की नज़रों में। ये नहीं कि आप किसी के भी घर में चले जाएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहकर, इससे दूसरे की स्वतंत्रता छिन सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको देश में कहीं पे भी आने जाने और रहने और काम करने की इजाज़त है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर इसके लिए आपको रोका जाता है या कुछ किया जाता है तो आप उसके लिए विरोध भी कर सकते हैं। अगर आप विरोध करेंगे, बस इससे राज्य को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और राज्य की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे विरोध प्रदर्शन में लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बसें जला देते हैं और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो नहीं करना है, विरोध कर सकते हैं। जैसे कि आपको वो वाला नारा याद होगा, मुंबई मुंबई कर, मतलब मुंबई मतलब शहर और मुंबई कर मतलब मुंबई में रहने वालों के लिए। ये नारा तब का है जब वहाँ पर लोग ज़्यादा हो गए काम करने वाले और जॉब्स की कमी होने लग गई, तो तब वहाँ पर ये वाला नारा आया था कि जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जॉब्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रोकती हैं दूसरों को अपने यहाँ पर आने के लिए, तो ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ हो रहा है, तो हम विरोध कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कानून है। अब यहाँ पर हम जानेंगे प्रतिवाद के तरीके। प्रतिवाद मतलब विरोध, विरोध के तरीके। अगर हमें किसी कानून का, किसी चीज़ का विरोध करना है देश में, तो किस तरीके से करेंगे? नागरिक समूह बनाकर, ठीक है, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, प्रदर्शन करके कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया उसको फैलाएगा जब प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक दलों से अपील कर सकते हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनसे अपील कर सकते हैं। अदालत में जा सकते हैं, जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम प्रतिवाद में क्या क्या कर सकते हैं? नागरिक समूह बनाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, राजनीतिक दलों से अपील कर सकते हैं, और इन सब के लिए हम स्वतंत्र हैं। एक नागरिक होने के नाते हमें प्रतिवाद का अधिकार है, बशर्ते उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद समान अधिकार शहरों में अधिक संख्या झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की भूमि पर बसे लोगों की है। ये लोग हमारे बहुत काम के हैं, इनके बिना एक दिन भी गुजारा नहीं किया जा सकता, जैसे सफाई कर्मी, फेरी वाले, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले आदि। ठीक है, सभी को समान अधिकार है। अब जो शहरों में झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं और उन्हें लोग कहते हैं कि उन्होंने अवैध भूमि पर कब्जा किया हुआ है, इन्हें यहाँ से हटा दो, तो शहरों में जितने भी काम होते हैं, जैसे कार की सफाई करना, घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, जितने भी नौकर वगैरह की ज़रूरत होती है, छोटे मोटे कामों की ज़रूरत होती है, फेरी वालों की, सफाई कर्मियों की, घरेलू नौकर, इन सब की, तो वो लोग कहाँ से आएंगे? अगर ये सब नहीं होंगे तो इन सब की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उनको भी समान अधिकार प्राप्त हैं, इसके लिए हम विरोध नहीं कर सकते। नंबर 3, सरकार स्वयं सेवी संगठन भी इन लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सन 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई जिससे लाखों फुटपाथी दुकानदारों को स्वतंत्र कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ, क्योंकि पुलिस वाले भी इनको ही परेशान करते हैं, फेरी वालों को, और जो लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता फुटपाथ वगैरह पे रेडियां लगवाना, तो वो भी इनको ही परेशान करते हैं। इसलिए सरकार ने एक कानून बना दिया, सन 2004 में एक नीति बना दी जिसमें बहुत सारे दुकानदारों को लाइसेंस दिया गया था कि वो एक ही जगह पर खड़े होकर रेडी लगा सकते हैं और उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। एक और वर्ग है हमारे यहाँ पर जिसको बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं की जाती, वो है आदिवासी और वनवासी, जो वनों में, जंगलों में लोग रहते हैं। ये लोग अपने निर्वाह के लिए जंगल और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, और इसका हमारे यहाँ पर, हमारे संविधान में अगर देखा जाए और आम भाषा में भी, ना मीडिया में कहीं पे भी इस टॉपिक पर बात होती ही नहीं है, जबकि ये भी हमारे मतलब यहीं के नागरिक हैं और यहीं का हिस्सा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती। इसके बाद हम आते हैं नागरिक और राष्ट्र। कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक राष्ट्रगान, एक झंडा या फिर राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन, जैसे कि हम बनाते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस जैसे कुछ खास आयोजन से अपनी जो
नागरिकता उसको प्रकट कर सकता है। जैसे हम दूसरे देश में जाएंगे तो हम भारतीय हैं, हम कैसे दिखाएंगे, हमारी भाषा हिंदी है, हम अपना झंडा देखते ही मतलब खुश हो जाएंगे कि हमारे देश का झंडा है, उसका सम्मान करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो पहचान होती है नागरिकता को लेकर, वो राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या फिर कुछ खास उत्सवों को बनाना, ये हो सकती है। लोकतांत्रिक देश यथासंभव समावेशी होते हैं और जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाज़त देते हैं। लेकिन जैसे कि फ्रांस है, जैसे हमारा देश है, वो सभी को एक जैसा मानता है, लेकिन जैसे कि फ्रांस है, यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे देशों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है। इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। नंबर 2, राज्यकृत नागरिकता के लिए आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में पृथक होती हैं। जैसे इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब हर देश में नागरिकता अलग अलग प्रकार से दी जाती है। हमारे देश में अलग प्रकार से दी जाती है। कुछ देशों में जब बहुत टाइम तक रहते हैं, 11-12 साल तक, तो नागरिकता मिल जाती है। और कुछ देशों में धर्म का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि इजराइल या फिर जर्मनी में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है। वहाँ पे धर्म को पहले प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों को पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग प्रकार से नागरिकता दी जाती है, जैसे वंश के हिसाब से कि उनके वंशज या पूर्वज यहाँ के थे, कितने साल यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं, देश से कितना प्रेम है, उस हिसाब से यहाँ पे नागरिकता दी जाती है। ठीक है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के 3 खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानूनों से हुआ है। और बहुत सारे कानून भी होते हैं नागरिकता को लेकर, जिसकी वजह से नागरिकता दी जाती है। अब यहाँ पर इसके बाद सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता का क्या अर्थ होता है? हम ये मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए जो सामान्यतः उस देश के निवासी हैं, वहाँ काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, वो वहाँ का नागरिक हो गया। किंतु नागरिकता देने की शर्त सभी तय करते हैं। अवांछित नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी व्यापक स्तर पर लोगों का देशांतरण होता है। कहने का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं ना कि कोई भी नागरिक तभी होगा जब वो उस देश का निवासी होगा, वहाँ काम करता होगा या वहाँ पर रहता होगा, ये सारी शर्तें होंगी तो हम उसे नागरिक मान लेंगे। लेकिन नागरिकता देने के लिए शर्तें और भी होती हैं जो संविधान में लिखी हुई होती हैं। और नागरिकता से बाहर करने के लिए जो राज्य होता है वो ताकत का इस्तेमाल करता है, कानूनों का इस्तेमाल करता है। तो सार्वभौमिक नागरिकता से यहाँ पर मतलब है कि नागरिकता सभी को नहीं दी जाती। इसके बाद हम आते हैं विस्थापन के कारण क्या हैं। मतलब अगर कोई एक देश से दूसरे देश में जाके रहने लग जाता है, अपने देश को छोड़ देता है, तो उसके कारण क्या होते हैं? पहला तो होता है युद्ध। जब किसी देश में युद्ध छिड़ता है तो वो एक देश से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। होता क्या है, अपने देश की नागरिकता उनके पास तो होती है, वहाँ से वो चले जाते हैं। जब दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर उनको नागरिकता नहीं मिल पाती और अकाल पड़ जाता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल अकाल जैसे कि श्रीलंका में हो रहा है, वहाँ पे अकाल की स्थिति आ रही है। और युद्ध की स्थिति जैसे फ़िलहाल अभी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन के जो नागरिक थे वो परेशान होकर वहाँ से दूसरे देशों में जा रहे थे। और या फिर किसी एक कास्ट के साथ या फिर किसी एक धर्म के साथ जब उत्पीड़न होता है तो वो वहाँ से दूसरे देश निकल के चले जाते हैं। मतलब कुछ भी हो, अपनी जान बचाने के लिए ही विस्थापन का जो कारण होता है वो जान बचाना ही होता है। तो ऐसे में वो शरणार्थी बन जाते हैं। मतलब वो उस देश के, जिस देश में वो जाते हैं, उस देश के नागरिक नहीं कहलाते। तो विस्थापन के कारण जो लोग ना तो घर लौट सकते हैं और उन्हें कोई देश अपनाने को तैयार नहीं होता, मतलब उनको नागरिकता नहीं देता, तो ऐसे लोगों को राज्य विहीन या फिर शरणार्थी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नागरिक व विदेशी में अंतर। मतलब एक नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं और एक विदेशी को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, क्या क्या नहीं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो निवास मतलब रहने की जगह। तो रहने की जगह जो एक नागरिक की होगी वो स्थायी होगी। वो जो घर लेगा, चाहे वो किराए पर रहे वहाँ पे, चाहे वो अपने खुद का घर खरीद कर रहे, मतलब रहेगा तो वो उसी देश में। अगर वो दूसरी देश में जाएगा भी तो कुछ टाइम के लिए जाएगा,
कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, मतलब वो स्थायी रूप से रहेगा। स्थायी मतलब टिक कर, लाइफ टाइम वहीं रहेगा। अगर वो दूसरे देश में जाएगा तो कुछ टाइम के लिए ही जाएगा, स्थायी घर उसका वहीं होगा। और जो विदेशी होगा उसका अस्थायी घर होगा, मतलब या तो वो घूमने के लिए आया होगा, भ्रमण के लिए, या तो फिर वो व्यापार के लिए आया होगा, मतलब पैसा कमाने। अब हम बात करते हैं अधिकार की। तो एक नागरिक को राज्य से सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। राजनीतिक मतलब जैसे वोट डालने का अधिकार, अपनी मनपसंद का नेता चुनने का अधिकार, और सामाजिक अधिकार जैसे कि दूसरों की इज्जत करो, दूसरों से तमीज से बात करो टाइप के। लेकिन विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होती, वोटिंग वगैरह का। सामाजिक मतलब वही तमीज से बात करो, इज्जत से पेश आओ टाइप के नैतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कर्तव्य पर। सभी कानूनी कर्तव्य पालन अनिवार्य है। एक नागरिक सभी कानूनों का अपना कर्तव्य समझ के पालन करेगा, लेकिन जो एक विदेशी होगा वो अपने मूल देश के लिए, मतलब जिस देश से वो आया हुआ होगा उसके लिए ज़्यादा वफादार होगा। क्योंकि हमारे देश में वो जो दूसरे देश में जाएगा तो वहाँ तो वो सिर्फ घूमने या व्यापार करने के लिए जाएगा, वफादारी दिखाने के लिए नहीं। वो अपने मूल देश के लिए ज़्यादा कर्तव्य दिखाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रतिबंध, मतलब किस किस चीज़ पर बैन होगा। तो जो एक नागरिक होगा वो कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, और कोई भी काम जो भी हमारी गवर्नमेंट ने लीगल कर रखे होंगे वह सारे काम। लेकिन एक विदेशी एक निश्चित समय के लिए रह सकता है, जितने समय के लिए उसे कहा जाएगा, और निश्चित जगह पर ही घूम सकता है। अपनी मर्जी से वो पूरे देश में कहीं पर भी ऐसे नहीं घूम सकता। इसके बाद हम आते हैं नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है जन्मदाता। जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, कि अगर जन्म वहाँ पर लिया तो उस हिसाब से नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद आती है राज्यकृत नागरिकता। ये ऐसी नागरिकता होती है जो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य द्वारा दी जाती है, जैसे कि दूसरे देशों से लोग उत्पीड़न की वजह से या युद्ध या अकाल की वजह से आए हैं, तो इस तरीके से दी जाती है, वो होती है राज्यकृत नागरिकता। नंबर 3 होती है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता मतलब पूरे देश में सिर्फ एक ही नागरिकता चलती है, जैसे कि हमारे देश में पूरे देश में कहीं पे भी आएंगे जाएंगे तो पूरे देश में एक ही नागरिकता है। फिर इसके बाद आती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता होती है कि प्रांत के लिए अलग नागरिकता होती है, प्रांत मतलब स्टेट वाइज अलग नागरिकता होती है, और फिर पूरे देश की अलग से नागरिकता होती है। ऐसा अमेरिका में होता है। जैसे मान लीजिए दोहरी नागरिकता ऐसे, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, और फिर पूरे भारत की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली की नागरिकता अलग और पूरे भारत की अलग, उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। ये अमेरिका में चलती है। इसके बाद हम आते हैं नागरिकता प्राप्ति के तरीके, कि नागरिकता किस किस तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले शादी कर लो किसी विदेशी से, वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 2 लंबा निवास, अगर कहीं पे 10-11 साल तक रहते हैं, वो वहाँ के रूल्स के हिसाब से होता है, तो नागरिकता मिल जाती है। नंबर 3 गोद लेना, अगर कोई देश आपको गोद ले लेता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 4 संपत्ति खरीदना, बहुत सारी प्रॉपर्टी आप किसी देश में खरीद लेते हो तो वो देश खुद ही नागरिकता दे देगा। और नंबर 5 सरकारी सेवा, अगर किसी सरकारी सेवा में किसी ऊंचे पद पर लग गए और सरकार के लिए काम कर रहे हो तो वो खुद ही नागरिकता दे देंगे। तो ये है नागरिकता प्राप्ति के तरीके। इसके बाद और भी तरीके हैं, जैसे कि फेमस हो जाना या कोई बहुत अच्छा काम कर देना, मेडल लेने वाला, तो वो देश खुद ही आपको बुला के नागरिकता देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्वान होना। ठीक है, कोई बड़ा काम कर देते हैं, विद्वान बन जाते हैं, तो हमें नागरिकता मिल जाती है। और एक और है इसमें विजय या हस्तांतरण, मतलब कोई जीत वाला काम कर देना और एक देश से दूसरे देश चले जाना, मतलब किसी भी मामले में देश आपको अपनी मर्जी से ही नागरिकता देगा। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन राज्य अपनी मर्जी से ही नागरिकता देगा। इसके बाद हम आते हैं नागरिकता त्याग के तरीके, मतलब नागरिकता हट कैसे सकती है। सबसे पहले तो खुद ही हटा दो, त्याग पत्र दे दो, हमें नागरिकता नहीं चाहिए। नंबर 2 विवाह कर लिया दूसरे देश में, तो एक देश से नागरिकता दूसरे देश में चली जाएगी। ऐसे ही अनुपस्थिति, दोहरी नागरिकता की स्थिति में और विदेश में नौकरी करेंगे, और देशद्रोह, मतलब देश से कुछ द्रोह कर देंगे, कोई गड़बड़ कर देंगे तो नागरिकता छिन जाएगी। इसके बाद हम आते हैं वैश्विक सर्वव्यापी नागरिकता का क्या मतलब है। तो पूरे विश्व की एक नागरिकता होना, मतलब ये जो देशों के हिसाब से अलग अलग नागरिकता बटी हुई है, ये ना होके पूरी दुनिया की एक ही नागरिकता होनी चाहिए, उसे कहते हैं वैश्विक सर्वव्यापी नागरिकता। फिलहाल ये है नहीं, लेकिन ऐसी डिमांड हो रही है कि ऐसी नागरिकता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो युद्ध की वजह से, अकाल की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से
एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं और उसकी वजह से वो अपने देश तो लौट नहीं पाते और दूसरा देश भी उनको नागरिकता नहीं देता, जिस वजह से उनका पूरा जीवन यापन सब खराब हो जाता है। तो इसलिए ये डिमांड चल रही है कि वैश्विक सर्वव्यापी नागरिकता होनी चाहिए पूरी दुनिया की एक। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आओ जाओ आप कहीं के भी नागरिक बन जाओगे और ये जो युद्ध वुद्ध ये सब जो चलते रहते हैं नागरिकों के लिए, ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं विश्व नागरिकता। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, ठीक है, टेलीविज़न से, इंटरनेट से, हर चीज़ से, लेकिन फिर भी हमारी जो नागरिकता है वो अलग अलग होती है। इसलिए विश्व नागरिकता होनी चाहिए, मतलब पूरे विश्व की एक ही नागरिकता। इसका मतलब यही है। इसके लाभ क्या होंगे, ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ाइयाँ सिर्फ अपनों को बचाने के लिए हैं, ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, युद्ध ख़त्म हो जाएंगे। और जो लोग जिन्हें कहीं की भी नागरिकता प्राप्त नहीं है, जो किसी वजह से दूसरे देश में जाके रहने लगते हैं और शरणार्थी बन जाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है, बहुत सारे कामों से, बहुत जैसे वो अपना घर नहीं खरीद सकते, बहुत सारे काम है जो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से तो उन लोगों को भी नागरिकता मिल जाएगी और ऐसे करोड़ों लोग हैं। तो इसलिए विश्व नागरिकता के ये सारे लाभ हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।